चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब हम लोग देखना चाहते हैं कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। जो भी पेपर मेरे को मिल पाया है इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी अवेलेबल हो पाया वो सब पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और आप लोगों को लगभग ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे। लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से सेलेक्ट किए हैं और आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से बहुत सारा हमको जो है यहाँ पर मिल रहा है। और यकीन मानिए आप लोगों को जो है कम से कम 30 35 40 क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मिले हुए लगेंगे इसके अंदर। जैसे 2020 का पेपर हम लोग देखते हैं, 2020 का लास्ट ईयर का, तो लगभग 47 क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक से हमको मिले हैं जो हम लोगों ने अभी तक करे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। जैसे ये देखिएगा, कह रहा है क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए स्टॉक खाते में, विक्रय वापसी खाते में या दोनों खाते में। देखिए यहाँ पर कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी एंटर्ड इन स्टॉक अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब हम माल वापस करते हैं तो देखिए हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो अकाउंट से रिलेटेड भी हैं और हमारे ऑडिटिंग से रिलेटेड हैं। जो अकाउंट से रिलेटेड है उनके लिए मैंने कोई स्पेशल कोई ऐसा आपको सिखाया है नहीं, तो इसलिए मैं ये मानते हुए कि आपको पूर्व में बहुत सारा ज्ञान है, उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन मैंने इसमें यहाँ पर ले लिए हैं। और ऑडिटिंग के जो हैं वो वही शामिल करे हैं जो हम लोगों ने स्टडी की है। तो देखिए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी एंटर्ड इन स्टॉक अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक इन बोथ अकाउंट। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन, इन बोथ अकाउंट्स। क्योंकि जब हम माल वापस करते हैं तो माल वापस करने के लिए देखिए सेल्स रिटर्न बुक तो होती है, लेकिन स्टॉक में भी तो आपका बढ़ जाएगा। जब माल वापस आएगा स्टॉक भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्लोटिंग एसेट्स। ये भी अकाउंट्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। अकाउंट्स का क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है क्या वो चालू संपत्ति है? हाँ है। ये कह रहा है कि बिल्स रेसिवेबल, क्या ये फ्लोटिंग एसेट्स? देखिए फ्लोटिंग एसेट्स मींस करंट एसेट्स, अस्थायी संपत्ति। एक फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ऐसी एसेट्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नॉन ट्रांसफरेबल हो, और जो करंट एसेट्स होती हैं वो ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हों। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होता है, बिल्स रेसिवेबल करंट एसेट्स होता है, गुडविल ये फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स के दो पार्ट हो जाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इसमें कौन सा पोर्शन ऐसा नहीं है जो नहीं है? गुडविल ही है इसके अंदर। स्टॉक करंट एसेट्स होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? नंबर सी। इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। कह रहा है एन ऑडिटर इज़ ए वैल्यूअर, इज़ नॉट ए वैल्यूअर, और कह रहा है नन ऑफ टू। अब देखिएगा, आप लोगों को वैल्यूअर के बारे में हमने बताया था कि एक अंकेक्षक मूल्यांकक होता है या नहीं होता है। इसमें हमने आपको केस लिखाए थे, अगर आप लोगों ने पढ़े हों तो किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस पढ़ाया था, जिसमें जस्टिन लोपस न्यायाधीश रहे थे जिन्होंने बहुत सारे डिसीजन दिए थे। तो इसमें लगभग जो है 5 या 6 आपको पॉइंट लिखाए थे। सबसे लास्ट का इसका पॉइंट है कि अंकेक्षक एक वैल्यूअर नहीं होता है, मूल्यांकन करता नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इज़ नॉट ए वैल्यूअर। भाई वो एसेट्स का वैल्यूशन थोड़ी करेगा, एसेट्स कितने की है, इन्होंने कितने की खरीदी, कितने रुपए की वैल्यूशन है, तो ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है। ये जो भी काम होगा ये अकाउंटेंट देखेगा, उसका मैनेजर देखेगा, डायरेक्टर देखेंगे, उनके मालिक देखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, इज़ नॉट ए वैल्यूअर। कह रहा है कि ऑडिटिंग इज़ एन आर्ट, ए साइंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाव। आप ये जानते हैं कि जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग क्या, अकाउंट्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो सब हमारे आर्ट भी होते हैं, साइंस भी होते हैं। इसलिए ऑडिटिंग क्या है? बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑडिटर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षण का है? ये कह रहा है, देखो हमने आपको पढ़ाए थे कि जो अंकेक्षण के कार्य होते हैं वो दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सब्सिडरीज ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और जो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं इसको हम सब्सिडरीज ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? खातों को जांचना, खातों की सत्यता को परखना और उस पर अपनी राय प्रकट करना, ये उसके मेन फंक्शन होते थे। ठीक है,
जो इसके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, फ्रॉड को ढूंढना, फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन, एम्बेजमेंट को ढूंढना और उनको प्रिवेंशन करना, उनको रोकना, ये कैसा वर्क होता है? सेकेंड ईयर वर्क होता है। तो इसमें इसने ना तो प्राइमरी फंक्शन पूछा है ना सेकेंडरी फंक्शन पूछा, इसने तो पूछा है क्या अंकेक्षण ये काम करता है नहीं करता है। तो देखिए, टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, क्या अकाउंट की जांच करता है? बिल्कुल करता है। टू डिटेक्ट द प्रिवेंट द एरर्स, क्या अशुद्धियों को ढूंढता है? बिल्कुल ढूंढता है। टू डिटेक्ट द प्रिवेंट द फ्रॉड्स, क्या इनको रोकता है? हाँ, रोकता भी है। तो डी ऑल ऑफ द अबव, पहला भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, अकाउंट्स बिगिनस वेयर, बुक कीपिंग एंड्स, ऑडिटिंग एंड्स, इन्वेस्टिगेशन एंड्स, नन ऑफ द अबव। देखिए, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग कहाँ पे शुरू होती है। देखिए, बुक कीपिंग जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ पर अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे अकाउंटेंसी समाप्त होती है वहाँ से ऑडिटिंग शुरू होती है, और जहाँ से ऑडिटिंग ख़त्म होती है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो पहले बुक कीपिंग आता है, फिर अकाउंटेंसी आती है, फिर ऑडिटिंग आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन। तो उसने पूछा है कि ऑडिटिंग अकाउंटेंसी बिगिनस वेयर, तो लिखेंगे आप लोग बुक कीपिंग एंड्स, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हु कैन बी एन ऑडिटर, एक अंकेक्षण कौन हो सकता है? सीए होना चाहिए। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 जो बना है उसके तहत भारत में जो व्यक्ति सीए बन सकता है वह कौन हो सकता है? जिसने सीए की परीक्षा पास की हो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिए हो। तो कॉमर्स ग्रेजुएट बिल्कुल नहीं, लॉ ग्रेजुएट, लॉ एलएलबी के लिए होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब ही नन ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग इज़, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है। देखिए, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण की अगर हम लोग बात करें तो टाटा कंपनी का जो अंकेक्षण होता है वो कैसा है? नेसेसिटी है, लग्जरी है, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, नन ऑफ द अबव। देखिए, भारत में जो कंपनी अधिनियम 1913 रिवाइज्ड हुआ हमारा, उसके तहत यह नियम लाया गया कि भारत में जो भी कंपनी होगी, वो चाहे कंपनी सरकारी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो जो है प्राइवेट कंपनी हो, उसका ऑडिटिंग कराना कंपलसरी है। उसका ऑडिटिंग कराना क्या है? कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर दिया टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी के लिए कंपलसरी है, जबकि सोल प्रोप्राइटर एकल व्यापारियों के लिए क्या होता है? वो जो है विलासितापूर्ण है। विलासितापूर्ण क्यों है? क्योंकि उनके लिए क्या है कि वो उनके मर्जी का है, वॉलंटियरी है, वो चाहे तो करा सकते हैं ऑडिटिंग, चाहे तो नहीं करा सकते हैं, ऐसी पार्टनरशिप का। लेकिन कंपनी के लिए क्या है? कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ए, नेसेसिटीज़। ठीक है, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज़, ठीक है ना, जो अकाउंटिंग है वो हर तरह के बिजनेस के लिए लग्जरी है, नेसेसिटी है, सिंबल ऑफ प्रेस्टाइज है, नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, देखिएगा, जो अकाउंटेंसी है हमारे लिए, अकाउंट तो बनाना सब बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि अकाउंट्स नहीं बनेंगे तो हम लोग जो है टैक्स कैसे देंगे, लोन कैसे लेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे लगाएंगे, और ऑडिटिंग भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? अकाउंटिंग खाते तो बनने बहुत ज़रूरी है भाई। तो इसलिए 16 का कौन सा आंसर सही होगा? बी, नेसेसिटीज़। इसके बाद देखिएगा, फिर आता है 17 कि ऑडिटिंग कैन बी डिफाइन एज, ऑडिटिंग को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या खाता बनाने को हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं? बिल्कुल नहीं, खाता बनाने को तो हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकों की जांच करना, हाँ बिल्कुल सही। सी, नन ऑफ द अबव, ऐसा हो बहुत ए एंड बी, ए और बी एक साथ हो नहीं सकता, क्योंकि खाते बनाने को थोड़ी कहते हैं, खाते बनाने को तो अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो इसलिए 17 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। 18 क्वेश्चन कहता है ऑडिटिंग्स बिगिंस वेयर, अंकेक्षण प्रारंभ होता है। अंकेक्षण कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पर अकाउंटिंग समाप्त होती है। देखिए, और ऑडिटिंग जब ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या शुरू होगा? इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान। तो इसलिए इसका 18 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि अकाउंटेंसी ख़त्म होगी, ऑडिटिंग, जहाँ खाते समाप्त होंगे उन्हीं का तो ऑडिटिंग करोगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 18 का बी। आगे देखिए, एक पनेरी के लिए
फॉर ए बेटर शॉपकीपर ऑडिटिंग इज़। ये पनेरी का मतलब पंसारी का पंसारी हो गया। पंसारी कौन होते हैं? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस वाले होते हैं, एकल व्यापारी होते हैं। एकल व्यापारी का मतलब हो गया कि ऐसे बिजनेस वाले जिनका जो स्केल है वो बहुत छोटा है। और हमारे भारत के अंदर एकल व्यापारी यानी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए ऑडिटिंग कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या इसके लिए विलासिता है, लग्जरी है, नेसेसिटी है, इकोनॉमी है, नन ऑफ द अबाव। तो सी तो हो नहीं सकता, ज़रूरी भी नहीं है। तो इसका मतलब ए होगा इसका आंसर लग्जरी, क्योंकि छोटे बिजनेस है, छोटे खाते होते हैं, उनका ऑडिटिंग अगर कराएंगे हम लोग तो समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमारे लिए ज़बरदस्ती खर्चे का काम हो जाएगा। इसलिए क्या है 19 का ए लग्जरी। 20 की बात करें तो वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस देयर, अनुसंधान प्रारंभ होता है वहाँ। अनुसंधान कहाँ शुरू होगा? जब ऑडिटिंग समाप्त होगा। पहले नंबर पर बुक कीपिंग, दूसरे नंबर पर क्या होता है? अकाउंटेंसी, तीसरे नंबर पर क्या होता है? ऑडिटिंग, और फोर्थ नंबर पर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो कहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा? जब ऑडिटिंग का एंड हो जाएगा। यहाँ भी 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कहता है कि जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। देखिए बराबर वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पीछे की क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। 5-6 क्लास हैं, 5-6 क्लास में ही आप लोग देखिएगा, आपको कम से कम 40 to 50% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक बार बस देखना है, आप वीडियो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग जब समाप्त होती है, तो बुक कीपिंग जब समाप्त होती है तो उसके बाद क्या शुरू होता है? बताओ। अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेखांकन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी। कह रहा है अंडर विच एक्ट ऑडिट इज़ कंपलसरी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत क्या जो ऑडिटिंग है वो कंपलसरी है क्या? इंडियन कंपनी एक्ट 1956। ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत तो कोई कंपलसरी है नहीं। जब पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए ऑडिटिंग कराना वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, तो इसलिए कंपलसरी तो हो नहीं सकता है। इंडियन कंपनी एक्ट 1956, देखिए 1913 कंपनी अधिनियम में रिवाइज्ड एक्ट में लिख दिया गया था कि भारत में जितनी प्रकार की कंपनियां होंगी उनका अंकेक्षण कराना कंपलसरी होगा। फिर रिवाइज्ड एक्ट 1956 आया। अब 1956 की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 2013, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत आप लोगों का क्या करना ज़रूरी होगा? आप लोगों का कंपलसरी होगा ऑडिट कराना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा आपका? बी सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक मिनट चलिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा 23। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज़। हमने आपको कई बार बताया कि अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं, कि आप लोगों के खातों की जांच देखना, सत्यता परखना, नियमों के अनुकूल हैं या नहीं है ये देखना, और दूसरा उन पर अपनी राय प्रकट करना। ठीक है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है गलतियों को, कपट को ढूंढना और उन्हें रोकना। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल पूछा, मुख्य उद्देश्य पूछा है, टू एग्जिबिट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। संस्था की सही और सत्य स्थिति प्रदर्शित करना, बिल्कुल यही होगा। ए अशुद्धियों का पता लगाना सेकेंडरी है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड सेकेंडरी है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। हाँ, अगर सेकेंडरी पूछ लेता तो बी और सी दोनों सही हो जाते। इसके बाद देखिए कहता है डबल एंट्री सिस्टम का प्रकाशन किसने किया? द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश बाय। देखिए डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया? लुकास पेसियोली ने बनाया। कौन से सन में बनाया? 1494 में बनाया। कहाँ के रहने वाले थे ये? इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। यहीं से ही हमारी डबल एंट्री सिस्टम शुरू हुआ और यहीं से हमारे अकाउंट जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से रखने शुरू हो गए। तो इसलिए इसमें को ऑप्शन देख लीजिए, लुकास पेसियोली, ए ऑप्शन होगा। पूछ ले कौन से सन में? 1494 में। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये? इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। आगे चलिए, इज एन ऑडिटर द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अंकेक्षण में पुस्तकालय में लेखांकन का ज्ञान जो होता है, एक्वायर्ड नॉलेज, बॉर्न क्वालिटीज़ एंड सी कह रहा है ओरिजिनल क्वालिटीज़। बताइए मुझे कि
एक अंकेक्षक जो होता है उसमें पुस्तपालन ऑडिटिंग का जो ये जो बुक कीपिंग का बुक खाते बनाने का जो नॉलेज होता है वो जन्म से होता है क्या? वो पैदा होते ही लेकर आएगा क्या? नहीं नहीं, वो एक्वायर्ड होता है, उपार्जित ज्ञान होता है। उसने धीरे धीरे इनको ज्ञान को अर्जित किया होगा तब जाके वो सीख पाया होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। जन्म लेते ही तो कोई ज्ञान लेता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्वायर्ड नॉलेज, अर्जित किया है उसने। इसके बाद कह रहा है एन ऑडिटर शुड बी, एक अंकेक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। या सब कुछ होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, निर्भय भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। एन ऑडिटर शुड नॉट बी लिए इसका ही उल्टा क्वेश्चन आ गया है। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए ऑनेस्ट, ये तो होना चाहिए। टैक्टफुल, चतुर भी होना चाहिए। देखिए सस्पियस शंकालु और पेशेंस धैर्यवान। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है? सी और बी। तो देखिए चतुर होना तो अच्छी बात है, इसलिए सी। शंकालु होना गलत बात है। शक करेगा अगर जरा सी बात पर तो खातों को चेक ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 27 का कौन सा होगा? सी। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 28 में चलते हैं। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिट इज़, अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है ओरिजिनल, एक्वायर्ड, बॉर्न, नन ऑफ द अबव। देखिए बॉर्न तो हो नहीं सकता है, क्या तकनीकी ज्ञान लेकर पैदा हुआ था क्या? वो जब माँ के पेट से निकला था तो उस समय क्या उसके पास पहले से ही सारा ज्ञान था? क्या अभिमन्यु था वो? बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए जन्मजात उसमें गुण नहीं थे। तकनीकी ज्ञान तो सीखा, धीरे धीरे आया बाहर। दूसरी तीसरी हम लोग हैं सारा ज्ञान सीखते हैं। और हम लोग जो आज पढ़ा पा रहे हैं कि आपको क्या जब छोटे थे 4-5 साल में पढ़ा पाते थे क्या? नहीं ना, हमने पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर आगे की पढ़ाई की, तब जाके हम लोग पढ़ा पाते। तो ये कैसी है? हमने एक्वायर्ड की है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। एन ऑडिटर शुड हैव मोरलिटी, टैक्टफुल, ऑनेस्टी, ऑल ऑफ द अबव। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक अंकेक्षण में क्या होना चाहिए? देखिए एक ही पेपर में 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मॉरल होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक ऑडिटर में सारे के सारे गुण होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर टी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज़, एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है। बॉर्न क्वालिटी, जनरल क्वालिटीज़, एक्वायर्ड नॉलेज, नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो क्वेश्चन है हाई मॉरल कैरेक्टर कह रहा है। देखिए कैरेक्टर जो होता है, देखिए मैं आपको बात बताऊं कि 2 तरह के जो है आदमी में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जो जन्मजात होते हैं, जो हमारे इनहेरिट होते हैं। जैसे मैं बात बताऊं कि कुछ लोग क्या होते हैं, शुरू से ही सत्य बोलने वाले होते हैं। कुछ जो है पहले से ही इनहेरिट होते हैं। कुछ लोग पहले से ही इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं कि वो उनकी जन्मजात प्रतिभा होती है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सीखना पड़ता है। तो हमने तकनीकी ज्ञान सीखना पड़ता है, हमको बुक कीपिंग का ज्ञान हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो गुण हैं, नैतिकता के गुण होने, अच्छाई के गुण होने, सच्चाई गुण होने, ये कैसे होते हैं? ये जन्मजात होते हैं, पैतृक गुण होते हैं। तो इसलिए ये हमेशा बॉर्न क्वालिटी में आएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि इनका रिलेशन किससे? शरीर से। देखिए जिनका रिलेशन होगा, आत्मा से जिनका रिलेशन होगा, वो हमेशा बॉर्न क्वालिटीज़ होंगे। और जो बाहर जाके बाहर के संपर्क में आके सीखने पड़ेंगे, वो हमेशा एक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए 30 का आंसर कौन सा सही होगा? ए होगा। ध्यान रखना, बॉर्न क्वालिटी होगा, एक्वायर्ड नॉलेज पे मत लगा देना, ए होगा। डोमेस्टिक यूज़ ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन, देखिए फिर आ गया। ये हमने गबन में पढ़े थे। गबन में हम लोगों ने पढ़े थे बेटा, हमने गबन में पढ़ा था कि गबन कितने तरह का होता है। गबन 4-5 प्रकार का होता है, लेबर का, प्रॉपर्टी का, फैसिलिटीज़ का, या जो है गुड्स का और कैश का, ठीक है ना। पढ़े थे इसमें से। तो ये कह रहा है डोमेस्टिक यूज़ ऑफ टेलीफोन मिला है उसे कार्यालय के लिए, ऑफिस के यूज़ करने के लिए, घर पे ले जाके बतिया रहा है भैया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो सुविधा जो मिल रही है, सुविधा घर के लिए यूज़ कर रहा है, तो इस सुविधा का चोरी कर रहा है, सुविधा का गबन कर रहा है। तो सी ऑप्शन पर लगाएंगे, एम्बेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति होती, संपत्ति घर पे ले जाता तो एम्बेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। लेबर, अगर कर्मचारियों को काम घर से कराता तो वो एम्बेजमेंट ऑफ लेबर हो जाता है। यहाँ तो सुविधा जो मिली हुई है, इस सुविधा का वो यूटिलाइज घर पे कामों में कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, एम्बेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। इसकी वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग, अगर नहीं देखी हो आप लोगों ने तो। 32 पे चलते हैं। तो टू परचेज ए मशीनरी फॉर 2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, 2000 रुपये की मशीन खरीदी, मशीन को डेबिट करानी, उसकी जगह परचेज़ को और डेबिट करिए। बताइए, इनको इतना ही पता नहीं है कि मशीन भी और परचेज़ दोनों में डिफरेंस होता है। मशीन एसेट्स होती है, परचेज़ जबकि जो है तुम्हारा
एक्सपेंसेस होती है ये तुम्हारा परचेज अकाउंट में जाता है, मशीनरी एसेट्स में जाता है। हालांकि दोनों डेबिट ही होती हैं, तो ये एरर होती है, लेकिन इस एरर के हो जाने से ट्रायल बैलेंस आपका फिर भी मिलता रहेगा। ऐसी जो एरर होती हैं वो क्लरिकल एरर होती है, प्रिंसिपल एरर होती है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांतों का भी ज्ञान आपको नहीं है, तो इसलिए 32 का जो ऑप्शन सही होगा वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लरिकल एरर वो होती जिसमें क्लर्क से गलती हो जाती है, 2000 के स्थान पर 200 लिखा गया होता, तो क्लरिकल एरर होती है। कंपेंसेटिंग एरर वो होती है जब एक कमी को दूसरी कमी से पूरा कर लिया जाए। मशीनरी की जगह यहाँ पर लैंड लिख गया होता, यानी एक एसेट्स की जगह दूसरी एसेट्स लिख गई होती, तो वो कंपेंसेटरी एरर हो जाती कि एक कमी को दूसरी कमी से पूरा कर लिया जाता। लेकिन यहाँ पर कौन सी एरर होगी? आपकी प्रिंसिपल एरर होगी। 33 कह रहा है, यानी बी ऑप्शन होगा। 33 में कहता है हरीज अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाई ₹200 वेयर राम अकाउंट वाज अंडर डेबिटेड बाई ₹200। देखिए बहुत अच्छा, हरी का अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया 200 रुपये से, जबकि राम का अकाउंट 200 रुपये से कम हो गया। एक कमी को दूसरी कमी से ठीक कर दिया गया। कौन सी एरर होगी? कंपेंसेटिंग एरर होगी। क्षतिपूरक, एक क्षति को दूसरी क्षति से पूरा कर दिया गया, इसलिए इस एरर को क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग एरर बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है रिसीव ₹800 फ्रॉम हरी बट हिज अकाउंट बाई ₹8,000 इज़। कह रहा है कि 800 रुपये हरी से लिए, लेकिन हमने किसके अकाउंट में डाल दिए? हरी के अकाउंट में 8,000 रुपये डाल दिए। देखिए 800 की बजाय 8,000 डाल दिए, अमाउंट में गलती हो रही है। ऐसी गलतियां जो होती है वो क्लरिकल एरर कही जाती हैं, ये क्लरिकल एरर होगी। प्रिंसिपल एरर जो होती है वो सिर्फ खातों में गलती होती है, अमाउंट में गलती नहीं होती है। कंपेंसेटिंग एरर क्या होती है कि एक गलती दूसरी गलती से कवर हो जाती है, तो इसलिए यहाँ 800 का 8,000 लिखा गया, अमाउंट तो सेम नहीं है, इसलिए कौन सी एरर होगी? क्लरिकल एरर, लिपि की अशुद्धियाँ होगी। कॉस्ट ऑडिट इज़, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ ऑडिटिंग। कॉस्ट ऑडिट कराना कैसा ऑब्जेक्ट है? विशिष्ट उद्देश्य है। सी कॉलम होगा इसका। प्राइमरी, मुख्य उद्देश्य नहीं है। सब्सिडी, सहायक नहीं है। स्पेसिफिक, कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो विशेष कंपनियों का होता है, विशेष आधार पे किया जाता है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। छोटे इकाई के व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जनरली ऑडिटिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज लीगली इज़ नॉट नेसेसरी। बिल्कुल, कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इनको कंपलसरी है। इट इज़ स्कोप इज़ लिमिटेड, ये भी सही है कि उनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इट्स प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन इट, क्या उनका स्वामी इन पर, बिजनेस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, इसलिए क्या इनकी ऑडिटिंग नहीं होती है? ये भी बात सही है। लेकिन अब देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल हमारे बिल्कुल मिलते हुए से लग रहे हैं, तो हमें जो ऑप्शन ढूंढना है वो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगे, इन तीनों में सबसे बेस्ट लगे। देखो क्षेत्र सीमित हो, बी ऑप्शन। सीमित लिमिटेड स्कोप है, लेकिन अगर कोई चाह रहा है तो करा सकता है, तो बी ऑप्शन एक बार को हटाओ यहाँ से, बी को, है ना, बी को हटाना पड़ेगा। इट्स प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन इट, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वामी इस पर पूर्ण नियंत्रण रख पाए। छोटा बिजनेस होने के बाद भी पूरा कंट्रोल हो पाए, नौकर जब भी माल चुरा सकते हैं, फिर भी बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका हट जाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? लीगली इट इज़ नॉट नेसेसरी। जब विधान के अंदर ही नियम नहीं है, कानून द्वारा लिखा हुआ नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर का हम लोगों को ऑडिटिंग करानी है, तो इसलिए कोई कराता भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड, छल कपट को रोकना कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ? अब तो कई बार बता दिया हमने, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दो होते हैं आप लोगों के, कि आप लोगों को अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना, उनका वैल्यूशन करना, उनको नियम के अनुसार देखना कि वो हम खाते नियम के अनुसार बनाए या नहीं बनाए हैं, और फिर उन पर क्या करना, अपनी ओपिनियन प्रकट करना, अपनी राय देना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? आपका बी हो जाएगा 37 का। इसके बाद आगे देखें 38 में कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज़ नेसेसरी, किसके लिए जरूरी है? सोल ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल नहीं, कंपनी के लिए। हमने बताया कि कंपनी एक्ट 2013 में ही लिख दिया गया था, 1913 में ही लिख दिया गया था, 1913 में ही, कि भारत के अंदर जितनी प्रकार की कंपनियां होंगी उनके लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। 1956 और फिर अब 2013 में कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 39 कह रहा है एन ऑडिटर इज़ लाइक वॉचिंग डॉग, लाइक ब्लड डॉग, बोथ ए एंड बी। देखिए हमने फिर आपको बताया कि जितने भी वो हैं हमारे केस हैं, केस को बहुत ध्यान से पढ़ें। किंगस्टन कॉटन्स मिल्स वाले केस में ही लिखा गया था कि अंकेक्षक एक शिकार करने वाले कुत्ते के समान नहीं बल्कि रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है, यानी वॉचिंग डॉग के समान होता है। पहली लाइन में ही आप लोग को लिखा मिलेगा, केस अगर नहीं पढ़े तो वहाँ पे देख लेना। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? लाइक वॉचिंग डॉग, पालतू कुत्ते की तरह होता है।
ठीक है, शिकारी कुत्ता नहीं होता है वो। क्यों कहा गया इसमें पालतू कुत्ता? क्योंकि जब ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है और 5 साल वो लगातार अगर किसी बिजनेस में, किसी फर्म में, किसी कंपनी में काम करेगा तो वो डायरेक्टर के और मैनेजर के फैमिलियर हो जाता है, तो उनको वो तरकीब बताता रहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस कानून की नज़रों से बच जाएंगे। 40 की बात करें, इन्वेस्टिगेशन इज़ डन टू फुलफिल स्पेशल ऑब्जेक्ट एंड टू फुलफिल जनरल ऑब्जेक्ट बोथ ए एंड बी। देखो ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो कराया जाता है किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, बोथ ए एंड बी। इसका ए ऑप्शन आएगा, टू फुलफिल स्पेशल ऑब्जेक्ट। अनुसंधान जो कराया था सबका नहीं कराया जाता, कुछ का कराया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन्वेस्टिगेशन इज़ ब्रीफ डिटेल्स बोथ ए एंड बी। देखिए इन्वेस्टिगेशन छोटा भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन विस्तृत भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करने की, देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो नेगेटिव अप्रोच है। जब हमको लगता है ना कि इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को वहाँ करने की बात आती है जहाँ पर लगता है कि हमारे खाते की ऑडिटिंग सही तरीके से नहीं हो पाई है, तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि उनमें से किसी एक खाते में गलती हुई है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, संक्षिप्त रूप से ब्रीफ तौर पर ही हम लोग चेकिंग अनुसंधान कर लेंगे। डिटेल्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जब हमें लगता है कि हमें खातों में बहुत गलती हुई है तो हम पीछे बैलेंस शीट से P&L से ट्रेडिंग से हम लोग लेजर से जनरल, सब पार्टों का हम लोग डिटेल से एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये इसमें सी ऑप्शन आएगा, बहुत ए एंड बी। इन्वेस्टिगेशन संक्षिप्त रूप से भी किया जाता है, डिटेल से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और 40 में ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं तो कहता है इन्वेस्टिगेशन बिगिन। फिर दोबारा देखो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक ही पेपर में। 2020 में कोई क्वेश्चन 3 बार 3 तरीके से रिपीट हुआ है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कहाँ पे होता है बताओ? जहाँ पर ऑडिटिंग समाप्त होती है। पहले नंबर पर बुक कीपिंग, दूसरे पे अकाउंटेंसी, तीसरे पे ऑडिटिंग और फोर्थ पे इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिटिंग जहाँ पर समाप्त होती है, सी ऑप्शन आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, बाय आउटसाइडर पार्टी एंड बोथ ए एंड बी। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करा सकता है? तो मालिक लोग भी करा सकते हैं, बाहर के लोग भी करा सकते हैं। बिल्कुल बाहर के लोग मतलब जो शेयर होल्डर हैं उनको लग रहा है कि भाई हम खाते ढंग से चेक नहीं हुए, तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। बिल्कुल, तो 43 का आंसर जो होगा वो सी होगा। खुद मालिक भी कर सकते हैं और आउटसाइडर पार्टी, बाहर के लोग भी करा सकते हैं। इसके बाद देखिए 44 कह रहा है इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय चार्टेड अकाउंटेंट, बाय अकाउंटेंट, बोथ ए एंड बी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, जरूरी नहीं है उसके लिए सीए होना चाहिए। देखिए ऑडिटिंग के लिए लिखा हुआ है कि सीए होना जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान के लिए कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि उसके लिए क्या एक न्यूनतम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो कोई भी कर सकता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, नॉर्मल अकाउंटेंट भी हो सकता है, बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। इन्वेस्टिगेशन इज कंपलसरी वॉलंटरी, बोथ ए एंड बी। देखिए अनुसंधान कराना कंपलसरी तो है ही नहीं, जब हमें डाउट होता है तभी हम कराते हैं, सभी संस्थाएं कराती भी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, वॉलंटरी होगा, ऐच्छिक होगा। हमें लगता है तो हम कराएंगे, नहीं लगता है तो हम लोग नहीं कराएंगे। कह रहा है फिर 46 देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन इज गेट डन, अनुसंधान कराया जाता है विशेष उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, ए एंड बी दोनों के लिए। तो ये हमेशा स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज़ ब्रीफ डिटेल्स, ए एंड बी, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों के लिए होता है, सी ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। कह रहा है सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है। देखिए कंपनी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कंपनी जहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी ही होता है। 78 का ऑप्शन सी आ जाए। कंपनी शब्द जहाँ लिखा हुआ आ जाए तुरंत आपको कंपलसरी लगा देना है, और जहाँ पर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप लिखा हुआ आ जाए वहाँ पर वॉलंटरी लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग आ गया। देखो एकाकी व्यापार के लिए कंपलसरी होगा या पीरियडिकल होगा, वॉलंटरी होगा, नन ऑफ द अबव, सी होगा, वॉलंटरी होगा। इच्छा है उस मालिक की, कराना चाहे करा सकता है, नहीं कराना चाहे नहीं करा सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म, सहकारी संस्थाओं के लिए अंकेक्षण कंपलसरी होता है, ध्यान रखना। अभी हालांकि हमने पढ़ा नहीं है वाला टॉपिक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया है। सहकारी संस्थाओं के लिए क्या होगा, यानी देखो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को छोड़कर बाकी सब चीज़ों के लिए लगभग कंपलसरी होता है, तो इसलिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो बी ऑप्शन
अंकेक्षण यहाँ पर आपका हो जाएगा। कह रहा है ट्रस्ट के लिए कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी ट्रस्ट, क्योंकि और लोगों की द्वारा पैसे इकट्ठा करा गया होता है, तो इसलिए जब और लोगों से पैसे इकट्ठा होता है, ग्रुप में होता है, तो वहाँ पर तो कंपलसरी होगा ही होगा। LIC देखिए कंपनी शब्द लिखा हुआ गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पर भी क्या होगा कंपलसरी, तो 82 का ए और 81 का भी ए हो जाएगा। कह रहा है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए मैंने बताया आपको सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के लिए तो आंख मीच के आप लोगों को लगा देना है वॉलंटरी, क्या लगा देना है, ऐच्छिक लगा देना है। 84 कहता है स्टेटरीज ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण, जिसके नाम में लिखा हुआ है स्टेटरीज यानी वैधान यानी नियम के आधार पर होने वाला अंकेक्षण, तो वो तो कंपलसरी होगा ही होगा। यानी नियमों के आधार पर जहाँ विधान द्वारा निर्मित कंपनियाँ होती हैं वहाँ विधान द्वारा ही वैधानिक अंकेक्षण कराया जाता है, इसलिए ये क्या होगा कंपलसरी होगा। 84 का ए ऑप्शन आ जाएगा। हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। देखिए 2020 का पेपर हमने सारा कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, और 2020 में आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन आप लोगों के हमारे आए, जो हमने पीछे की वीडियो देखी, 6 या 7 वीडियो कुल मैंने अभी बनाई है। अभी 6-7 वीडियो में जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप लोग गौर से देखो, तो लगभग 47 क्वेश्चन, यानी आप 47 क्वेश्चन, यानी किसी बच्चे को अगर पास होना है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से इन्हीं वाले टॉपिक से पास हो जाएगा। हालांकि अभी और वीडियो बन रही है लगातार, तो 47 क्वेश्चन। चलिएगा अब 2019 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। 2019 के पेपर में देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिएगा 2019 के पेपर में देखते हैं। पी कोड का पेपर है 2019 का। देखो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मिला आपको कि अंकेक्षण, ये देख रहे हैं आप लोग, एक डेफिनेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। और डेफिनेशंस की क्लास आप लोगों ने शायद देखी है, नहीं देखी है मुझे नहीं पता। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उस वाली क्लास को ज़रूर जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास से आप लोगों को सारी की सारी परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाएंगी। और जब तक परिभाषाएं क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कह रहा है अंकेक्षण किसी व्यवसाय अन्य संगठनों की लेखा पुस्तकों व्यवस्थित जांच। देखिए यहाँ पर आ गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन। क्या शब्द लिखा हुआ आया है, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन। अब ये सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन शब्द आपको लिखा हुआ मिलता है, तो सिस्टोमेटिक शब्द हमने आपको बताया था कि सिस्टोमेटिक शब्द किसने दिया था, आप लोगों को अगर पता हो, याद हो तो बताइए, सोचो। सिस्टोमेटिक शब्द जो दिया था वो किसने दिया था। पहली बात तो मैंने कैटेगरी कितनी बनवाई थी आप लोगों को, कैटेगरी हमने बनवाई थी लगभग 4 कैटेगरी बनवाई थी। पहले में आप लोग बताया था मैंने कि पहले हुए थे इसमें मॉन्टगोमरी ने बताया था कि एग्जामिनेशन यानी कि कैसी जाँच है, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन की बात जो करी थी वो मॉन्टगोमरी ने करी थी। याद आया आप लोगों को। स्पाइसर और पेगलर ने बात की थी ट्रू एंड फेयर व्यू की। लॉरेंस और डिक्सी ने बात की थी आपको रिलेटेड एग्जामिनेशन की। याद आ गया आप लोगों को, ठीक है। हैंसन ने बात की थी आप लोगों से एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स की। बॉटली बॉय ने बात की थी आप लोगों से क्रिटिकल एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन की बात जो करी थी वो मॉन्टगोमरी ने बात करी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए डबल एंट्री सिस्टम का जन्म कब हुआ। देखिए फिर दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम का जन्म कौन सा हुआ, 1494 में हुआ। किसने दिया, लुकास पेसियोली ने दिया। देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। और कौन से कहाँ के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, बी। इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया, बताओ। ये तो सारा ही आप लोगों को चल ही रहा है। कहाँ पे, When the audit of company account was made compulsory in England, इंग्लैंड में कब से यह अनिवार्य किया गया बताओ, 1844 में। याद रखो इंग्लैंड का कंपनी अधिनियम 1844 के तहत यह तय कर दिया गया कि इंग्लैंड के अंदर जो भी कंपनी होगी उसको अंकेक्षण कराना वैधानिक तौर पर अनिवार्य होगा। और 11 मई 1880 को इन्होंने इंग्लैंड में ही सबसे पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट्स बना। याद रहा हो अगर आप लोगों को, याद रहा या नहीं रहा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अप्रैल 1914 में भारत में जो है हमारे यहाँ कंपनी अधिनियम पास हुआ और वहाँ से भारत के अंदर भी अंकेक्षण का इतिहास शुरू हो गया। तो 4 का आंसर आपका क्या होगा, 1844। और यहाँ 5 में आप लोग क्या लगाने वाले हैं, सबसे पहले कब पास किया गया बताइए, 1880। अगर डेट देता तो 11 मई 1880 हम लोग को लगा देते। तो 5 का ए ऑप्शन है।
ठीक है। और फोर्थ में भी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए भारत में आ गया, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपलसरी इन इंडिया 1894, 1914, 1948, 1952। 1914 लगाना है आप लोगों को। 1914 या 1913 में से जो भी ऑप्शन आपको मिले तो उन पर आपको लगा देना है। भारत में इतिहास अंकेक्षण का कब से शुरू होता है? 1914 से ही शुरू होता है, ठीक है। और 1913 रिवाइज एक्ट किया गया था भारत में, ठीक है ना, कंपनी इसको एक्ट को रिवाइज किया गया था, तो 1914 में कंपलसरी किया गया। कह रहा है फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट। भारत में किस सरकार ने सबसे पहले मान्यता प्रदान करी थी कि वो जो है ऑडिटिंग की पढ़ाई करने के लिए तुम्हें याद होगा कि पहले प्रोविंशियल हमारे चलते करते थे प्रांत, तो प्रांत में बॉम्बे गवर्नमेंट ने सबसे पहले यह तय किया था कि अकाउंटिंग की शिक्षा देगा। और तुम्हें याद होगा कि उसका मैंने नाम बताया था, GDA गवर्नमेंट डिप्लोमा ऑफ अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले कौन सी सरकार ने? बम्बई सरकार ने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बना? बहुत अच्छी बात, 1949 में। सोचने वाली बात ही नहीं है, भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब बना? 1949 में, ठीक है। और कब से काम करना शुरू कर दिया इसने? 1 जुलाई 1949 से। 1 जुलाई 1949 से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है चालू कर दिया। और किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? आपको अगर याद हो तो सीसी देसाई समिति की सिफारिश पर एक समिति बनाएगी, कमेटी, उस समिति ने सिफारिश की, तब जाके हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ, ठीक है। और तुम्हें याद होगा कि 1 जुलाई को ही CA डे बनाया जाता है, 1 जुलाई को ही GST डे बनाया जाता है, ध्यान रखना। नंबर 9 पे कह रहा है, फॉर ए प्राइवेट कंपनी ऑडिटिंग इज, एक निजी कंपनी के लिए अंकेक्षण है अनिवार्य है क्या? कंपनी शब्द आ गया, बिल्कुल लगा दीजिएगा, आवश्यकता है, ए नेसेसिटी होगा, बिल्कुल, ठीक है। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी, देखिए अकाउंटेंसी कह रहा है, लेखांकन कह रहा है यहाँ पर। लेखांकन यानी खातों को बनाना तो सबके लिए कंपलसरी होगा ही होगा, तो इसलिए इसका भी आंसर कंपलसरी होगा, आवश्यकता होगा, बी पॉइंट लगाएंगे आप लोग इसका ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर का फंक्शन कौन सा इनमें से है? टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, बिल्कुल। लेखों की गणितीय शुद्धता की जाँच कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है ऑडिटर। क्या डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, अशुद्धियों को ढूंढ सकता है क्या? हाँ ढूंढेगा, और फिर इनको प्रिवेंट भी करेगा, तो सी ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर ऑप्शन आएगा, डी आएगा। या पहला वाला जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, और बी और सी कैसा ऑब्जेक्टिव है? सब्सिडीज ऑब्जेक्टिव है, सहायक उद्देश्य है, अगर ऐसा पूछता है तो। देखिए फिर दोबारा आगे, ऑडिटिंग बिगिंस व्हेन, ऑडिटिंग प्रारंभ होता है, कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पर अकाउंटेंसी समाप्त होती है। पहले नंबर पर बुक कीपिंग, दूसरे नंबर पर अकाउंटिंग, तीसरे नंबर पर ऑडिटिंग और चौथे नंबर पर इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसके अंदर? ए। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, देखिए फ्रॉड को रोकना, फ्रॉड को पकड़ना, ये सब कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है, सहायक उद्देश्य होता है। तो 14 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जनरली ऑडिटिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज, कह रहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए क्यों जरूरी नहीं होता? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लीगली इट इज़ नॉट नेसेसरीज, ये पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ, बिल्कुल सेम। अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है, कैसा होता है तो आप बता ही दोगे? एक्वायर्ड होता है, उपार्जित होता है। कह रहा है हाई मॉरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर, उच्च नैतिक स्तर जो होता है, मैंने बताया जो नैतिक जो मॉरलिटी होती है, जो उसकी ऑनेस्टी होती है, या जो ट्रुथनेस होती है, ये सावली होती हैं, शारीरिक होती हैं, और शरीर के जो गुण होते हैं वो पैतृक गुण होते हैं, वो जन्म से ही आते हैं। इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ये जन्मजात होंगे, इसलिए बॉर्न क्वालिटी 17 का ए। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया जो है ये कैसी संस्था है? ये आपकी कैसी संस्था है? ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ऑटोनोमियस बॉडी, प्राइवेट बॉडी? नहीं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, स्वायत्त संस्था है।
ये ऑटोनॉमियस बॉडी है, तो बी, क्योंकि 1949 से पहले 1949 से पहले भारत के अंदर जो भी पढ़ाई होती थी GDA गवर्नमेंट डिप्लोमा अकाउंटिंग, इस पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण था। सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर जो है ऑडिटिंग की पढ़ाई कराते थे और ये ऑडिटिंग मिलकर करते थे, तो इसमें सब फ्रॉडबाजी होती थी, तो इसलिए इसे स्वायत्त संस्था बनाया गया। इसकी अपनी संस्था है, इस पर कोई किसी का अधिकार नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के CA की जो शुचिता है, जो शुद्धता है, वो पूरे विश्व में नंबर 1 है। हमारे भारत के CA जो होते हैं वो नंबर 1 डिमांडेबल रहते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में CA का जो रिकॉर्ड है, CA का जो रिजल्ट है, आज भी 1% 2% रहता है, क्रीमी पर्सन निकल के तैयार होते हैं। तो ये एक ऐसी बॉडी है, एटोनिमस बॉडी है। बी पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि एन ऑडिटर शुड नॉट बी टैक्टफुल, ऑनेस्टी, सस्पिशियस, पेशेंस। वही क्वेश्चन आ गया है, सी पॉइंट हो जाएगा, शंकालु नहीं होना चाहिए। कह रहा है हु कौन बी एन ऑडिटर इन ए कंपनी, कि एक कंपनी में अंकेक्षण कौन हो सकता है, CA होना चाहिए भैया, तो कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो सकता, लॉ रिपीट हो गया, डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखिए यहाँ पर आ गया, कह रहा है कि तुमने कोई फर्नीचर की बिक्री से राशि प्राप्त की है, तो कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, नन ऑफ द अबव। रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है। देखिए हम लोग जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उससे अगर इनकम होती है तो वो रेवेन्यू होती है, और उसके अलावा हम कोई और चीज़ से हम रिसिप्ट करते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब हम फर्नीचर तो हमारी एसेट्स है ना, एसेट्स से खरीदेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹10,000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर का पैसा परचेज में लिख दिया, तो बताओ कैसी एरर है। तो पिछली साल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोगों का, ये कैसी एरर है, प्रिंसिपल एरर है। उनको यही पता नहीं है कि परचेज और फर्नीचर में क्या डिफरेंस है, इसलिए कैसा एरर है, प्रिंसिपल एरर है। डोमेस्टिक यूज़ ऑफ ऑफिस टेलीफोन, ये भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सुविधा का गबन है ये। एम्बेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ 23 का सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है डोमेस्टिक यूज़ ऑफ ऑफिस फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर का घरेलू उपयोग। देखो अब यहाँ से फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट्स होता है, तो ये एसेट्स को घर पे ले जाके यूज़ कर रहे हैं, तो बताओ एम्बेसमेंट ऑफ गुड्स नहीं, एम्बेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल, संपत्ति का गबन है, संपत्ति यहाँ से चुरा के ले गए, घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो 26 का बी आंसर हो जाएगा। स्टेटरीज ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण ऑप्शनल है, वॉलंटरी कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा इसके अंदर। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, कब देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, ट्रस्ट का हो यानी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को छोड़कर बाकी लगभग सभी चीज़ों का ऑडिटिंग जो होता है कंपलसरी होता है। तो 28 में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये कैसा है, ट्रस्ट का कंपलसरी है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के लिए भी कंपलसरी होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑडिट इज कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए अभी तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी आए और यहाँ पर ऑप्शन बना के इन्होंने एक साथ भी दे दिया है। स्टॉक कंपनी के लिए भी कंपलसरी है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कंपलसरी है, तो डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिटियस एसेट, बनावटी संपत्ति कौन सी है, इनमें से लैंड एंड बिल्डिंग रियल एसेट्स है, गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स है, एंड डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस यही फिक्टिटियस एसेट्स है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा बहुत याद रहा हो को एसेट्स हमारी कितने तरह की होती थी, हमने एसेट्स 4 तरह की आप लोगों को पढ़ाई, फिड एसेट्स, दूसरी करंट एसेट्स, थर्ड विजिटिंग एसेट्स, फोर्थ फिक्टिटियस एसेट्स। फिड एसेट्स के 2 पार्ट हो जाते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है। तो फिक्टिटियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको ना सेल किया जा सकता हो, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जो धीरे धीरे P&L में जाके राइट ऑफ हो जाते हैं, इसको बनावटी संपत्तियां बोलते हैं, ठीक है। और गुडविल और कॉपीराइट ये दिखाई नहीं देती हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो इंटेंजिबल पूछता तो इसमें बी और सी ऑप्शन होता है, इसने पूछा फिक्टिटियस तो इसलिए डी ऑप्शन होगा। स्क्रैप वैल्यू इज रिलेटेड विद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल और स्टॉक। देखिए स्क्रैप वैल्यू किसका होगा, जो दिखाई दे सकती है, तो गुडविल का तो हो नहीं सकता। स्टॉक करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स 1 साल के अंदर बंद हो जाती है, तो इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग, अब प्लांट एंड मशीनरी। लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, लैंड पे हमेशा एप्रिसिएशन होता है, तो लैंड का कोई स्क्रैप वैल्यू तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा बचा, प्लांट एंड मशीनरी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी। बाद में कुछ समय बाद खराब हो जाएगा तो उसको स्क्रैप में हम लोग बेच सकते हैं, ए पॉइंट आएगा 55 का। एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ, औसत लाभ विधि किसके मूल्यांकन से संबंधित है। आप किसका वैल्यूएशन करते हो भाई, स्टॉक का करते हो, गुडविल का करते हो, शेयर का करते हो, नन ऑफ द दीज करते हो। देखिए शेयर को हम लोग वैल्यूएशन करते थे, हमने कारपोरेट अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर है ये हमारा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, फेयर वैल्यू
वैल्यू मेथड है, ठीक है। तो गुडविल के वैल्यूशन के मेथड की अगर हम लोग याद करें, वीडियो इसकी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख लेंगे कारपोरेट अकाउंट पे, इंटेंजिबल एसेट, वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से। तो कारपोरेट में भी हेल्प करेगी, यहाँ भी हेल्प करेगी। तो गुडविल के वैल्यूशन के मेथड अगर आपको याद रहे हो तो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, जिसके अंदर दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हमारे पास दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के फिर दो पार्ट हो जाते हैं बच्चों, एक तो होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और एक होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसलिए जितने भी मेथड है एक सब किसके, गुडविल के, तो इसलिए 56 का बी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विच एसेट्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। किसी संपत्ति को लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो भी कम हो वो वैल्यूड किया जाता है। ध्यान रखना, करंट एसेट्स को किया जाता है, तो मशीन फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, सी स्टॉक करंट एसेट्स है। और इस करंट एसेट्स में भी स्टॉक का ही वैल्यूशन किया जाता है। आपको याद हो, आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे, फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने देखा हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में स्टॉक जाया करता था और स्टॉक को आप लोग मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी दोनों में कम हो उसी पर वैल्यूड करते थे, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये रूल्स ऑफ कंजर्वेटिव्स के कारण होता है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के कारण से ऐसा होता है। जो हमसे सॉरी, जो ये कहता था रूल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म कि फ्यूचर के होने वाले प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉस के लिए आपको प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूशन इज कंसर्न विद, मैंने अभी भी बताया आपको इंट्रेंसिक वैल्यू का आप जो है शेयर का वैल्यूशन करते हैं तो दो मेथड, इंट्रेंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू मेथड से करते हैं, ठीक है। और तो इसमें कौन सा मेथड होगा, शेयर, ये कारपोरेट से है, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। शेयर को हम वैल्यूशन करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं एसेट्स वैल्यूशन मेथड, एक हमारे पास होता है, दूसरा इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड होता है, तीसरा फेयर वैल्यू मेथड होता है। तो शेयर के मेथड है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स, बहुत सिंपल अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज। कह रहा है इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिटियस एसेट्स है, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास 5 होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड सॉफ्टवेयर। तो इसलिए पेटेंट से हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होती है, ध्यान रखना, एक्सपेंसेस है लेकिन फिर भी प्रीपेड है, प्रीपेड हमारी करंट एसेट्स है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। आगे कह रहा है कि ऐसा रिजर्व, ए रिजर्व विच इज़ नॉट अपेयर ऑन द फेस ऑन द बैलेंस शीट इज़, जिसका आर्थिक चिट्ठे में कभी शो नहीं होता है। तो ऐसा तो जब शो नहीं होता तो सीक्रेट ही हो सकता है, सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, रेवेन्यू रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सीक्रेट रिजर्व इसके लिए नाम ही इसका सीक्रेट है, इसलिए इसको कभी दिखाया नहीं जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है स्पेसिफिक होता है, जनरल होता है, अबव ए एंड बी बहुत होता है। तो स्पेसिफिक होगा, ध्यान रखना आप लोग। स्पेशल कभी कभी किया जाता है, हमेशा थोड़ी किया जाता है। जनरल होता तो डेली किया जाता, हर बार किया जाता। इन्वेस्टिगेशन कहाँ शुरू होता है, देखिए क्वेश्चन आगे, व्हेन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग जहाँ समाप्त होगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। इन्वेस्टीज गेट डन बाय, अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो पिछले साल के पेपर के प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, आउटसाइडर, दोनों से कराया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑडिटर इज वॉच डॉग इन ए ब्लड हाउंड। देखिए फिर आ गया स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया था, ये स्टेटमेंट लिया गया था कहाँ से, किंगस्टन कॉटन मिल्स ने। और उस समय न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, जस्टिस लोपस, ठीक है ना। तो एलजे लोपस यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने केस की क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, उन्होंने कहा था, उन्होंने 6-7 स्टेटमेंट दिए थे, मैंने आपको सब के सब लिखाए थे, तो आपको ध्यान से देख लेना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 2019 के पेपर हमने सारे कंप्लीट कर लिए, लगभग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखे। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके अंदर देख लिए हैं, ठीक है। चलिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हालांकि बहुत स्पीड से मैंने जो एक्सप्लेन किया है, फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। इसलिए बाकी के क्वेश्चन हम पिछली वाली और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कशन करूंगा। यहाँ मैंने 2 पेपर कर दिए, 2019 और 2020 के। आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जो हमने 7-8 वीडियो देखी उसमें से इतना सारा, तो उसको बस 2-2 बार, एक बार वीडियो डीपली देखते रहो और इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी जो बची हुई चीज़ें रह गई हैं मैं और वीडियो बना के उसको करूँगा, पेपर में और देखते हैं। अब 2018 का, 17 का, 16 का, देखिए जो भी मुझे पेपर मिलता है 2013 तक का हम एक बार ज़रूर देखेंगे कि जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आपको लगेगा 40
क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। बस एक 2018 के पेपर में और एक 2014 के पेपर में सबसे कम क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिकों में से। 15 क्वेश्चन तो 2014 में आए और 2018 में कुल 24 क्वेश्चन आए, तो इसलिए बस इसके अलावा बाकी सब में 40 से ऊपर क्वेश्चन आए, तो इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले तो बहुत सौभाग्य मेरे लिए। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, आगे फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए।